मॉर्निंग। हम लोग पीछे के क्लास में क्लास 9th का लेसन जो इकाई 3 है उसके अपवाद स्वरूप को हम लोगों ने पीछे के क्लासों में पढ़ा था। हम लोग उस लेसन के माध्यम से नदी के बारे में पढ़ा कि नदी क्या होती है, कौन कौन सी नदियों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़े। हम लोग झील के बारे में पढ़े, हम लोग नदी के फायदे के बारे में पढ़े कि नदी हमें क्या क्या लाभ पहुंचाती है। और इस क्लास के माध्यम से हम लोग नदी के प्रदूषण के कारण को हम लोग समझें कि नदी किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही है। तो जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि जब भी जल स्तर यानी जब भी बरसात का मौसम होता है और जब जल स्तर बढ़ जाता है तो जो भी हमारे यहाँ कचड़े होते हैं, कचड़ों के निकलने से जब पानी आकर मिल जाता है तो नदी प्रदूषित हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण नदी प्रदूषित होती है। हम लोग कृषि में जो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं, और जब वर्षा का मौसम आता है तो क्या हो जाता है, वह नदी के जल में मिल जाता है जिसके कारण नदी प्रदूषित हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे यहाँ कल कारखाने हैं, कल कारखाने से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ को क्या किया जाता है, ऐसे ही जमीन पे छोड़ दिया जाता है या नदियों में लाकर उसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हमारा नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। तो हम लोग इस क्लास में नदी किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आगे हम लोग नदी प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, किन किन कारणों से नदी प्रदूषित हो रही है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट है कि नदी जल कचरों के उत्सर्जन से, यानी जो भी नदी का जल होता है वह जो भी हमारे यहाँ अवशिष्ट पदार्थ यानी कचड़े होते हैं और कचरों के उत्सर्जन यानी जो बाहर निकलता है उससे हमारा नदी का जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या भी क्या है, एक इसका इफेक्ट है, एक प्रभाव है। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है उतना ही क्या करते हैं, हम लोग इस पे अधिक से अधिक हमारे यहाँ जो भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का हम लोग दोहन करते हैं, जिसके कारण ये सारी क्रियाएं देखने के लिए मिलती है। तो बोल रहा है कि बढ़ती हुई आबादी के द्वारा जल का अनुप्रयोग, यानी कहने का मतलब होता है कि जल का हम लोग जितना जनसंख्या बढ़ेगा उसका हम लोग अधिक से अधिक नदी का यानी नदी के पानी या जल का दोहन करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये नदियां प्रदूषित होती है। हम लोग देखते हैं आगे बाढ़ के समय यानी जब बरसात का मौसम होता है और नदियों का जल स्तर जब बढ़ जाता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बोल रहा है कि बाढ़ के समय नदियां विकराल रूप धारण कर लेती है, यानी नदियों में जल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, यानी तो क्या हो जाता है, विकराल रूप धारण कर लेता है और अपने साथ धरातल पे जो कचड़े होते हैं कचड़े को बहाकर ले जाती है, और जिस कारण नदियों का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है, नदियों का जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है। अब हम लोग आगे को देखते हैं कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जो भी कृषि कार्य में हम लोग उर्वरक का उपयोग करते हैं, चाहे वह कृत्रिम हो या मानव निर्मित हो, उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं। उन दवाओं का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, फसल को उगाने के लिए, कृषि को करने के लिए करते हैं। अब जब बरसात का मौसम आता है तो वो सारा चीज क्या हो जाता है, मिट्टी के साथ वो रहते हैं, और जब बरसात का पानी आता है तो पानी के साथ क्या हो जाता है, वह मिल जाता है, और लास्ट में वह पानी नदी में जाकर मिल जाता है, जिसके कारण नदी जल उपयोग होने वाले यानी नदी में जो भी होता है वह हमारा उपयोग होने वाले जल को क्या कर देता है, प्रदूषित हो कर देता है, यानी नदी के जल को प्रदूषित कर देता है। अब हम लोग समुद्र यानी इन सारे कारणों से क्या होता है, नदी का जल प्रदूषित होता है, इन सारे कारणों से। और भी कारण हैं, हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे तो और इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे जो हम लोग क्लास होगा, 10th होगा, 11th होगा, 12th होगा, जिसमें देखेंगे और इसका विस्तार पूर्वक पढ़ना है।
अब हम लोग समुद्र एवं सागर के बारे में जानते हैं कि समुद्र क्या है। तो बड़े आकार के यानी बड़े बड़े आकार के झील को हम लोग क्या कह सकते हैं, सागर कह सकते हैं। यानी बड़े आकार के झील को हम लोग क्या कह सकते हैं, सागर या समुद्र कह सकते हैं। यानी बड़े आकार के, जो जिसका आकार क्या हो, बड़ा हो, बड़े आकार के झील को हम लोग क्या कह सकते हैं, सागर कह सकते हैं। जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर तथा अरब सागर इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमें नदियों के जल को संरक्षण करना चाहिए। यानी संरक्षण का मतलब होता है उसे बचाव करना चाहिए। जो भी नदी का जल होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, नदी के जल को संरक्षित रखना चाहिए, यानी बचा कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी क्या करें, उसको उपयोग कर सके। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, जो प्राकृतिक से हम लोग खिलवाड़ करते हैं, जिसके कारण जो हम लोग आपदाएं आज झेल रहे हैं, इन सारे कारणों को हम लोग क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है और पर्यावरण को बचाकर रखना है। जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने अधिक से अधिक हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है और हमारा आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि संरक्षण करना चाहिए। नदी जल के संरक्षण के लिए हमारे समाज के व्यक्ति तथा राष्ट्र हित को लेकर चलना चाहिए। यानी जो भी हमारे समाज के जो लोग हैं या हमारा राष्ट्र हित के लिए ये हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि ये हम क्यों इसको बचा के रखें, क्योंकि आपका दायित्व है, आपका दायित्व है कि आप क्या कीजिए, नदी के जल हो या किसी प्रकार का कोई संसाधन हो उसको बचा के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सब धीरे धीरे कम होने वाला है। और अगर हम संसाधन को बचा के नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, कोई उसकी अनुभव की कामना भी नहीं कर सकता है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण जीने में मदद करती है। ये जो भी हमारा पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होते हैं, वे क्या करता है, हमें प्रदूषण मुक्त करता है। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो छोटे मोटे पौधे होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करता है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में हमें जीने में क्या करती है, वह हमें मदद करती है। और साथ ही साथ इसके फल, औषधि तथा कीमती लकड़ी भी हमें क्या करती है, जो भी जंगल है या जो भी वनस्पति है उससे हमें फल प्राप्त होते हैं, औषधि प्राप्त होता है, और कीमती लकड़ियां भी हमें क्या होती है, वनों से प्राप्त होती है। तो क्या करना चाहिए, हमें वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। हमें पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा वनस्पति, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, वनस्पति की जड़ी, जो भी वनस्पति होते हैं या जो भी वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे के जो जड़ें होती है, वो क्या करती है, मृदा को संगठित रखती है। संगठित करने का मतलब उसको बांध कर रखती है। मृदा को क्या करती है, एक दूसरे के साथ, जड़ों के साथ बांध कर रखती है। अब हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र के कुल भूभाग का, यानी कोई भी राष्ट्र हो उसको कितना % वन चाहिए, यानी पर्यावरण को के अनुकूल रखने के लिए कितने % वन चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए। यानी कोई भी देश अगर पर्यावरण को अनुकूल रखना है तो उसे कितने %, 33% वन चाहिए। परंतु हमारा देश जो भारत है उसमें हम लोग 19.25% भूभाग पर ही क्या है, वन है। यानी कितना % वन है, 19.25% पे ही क्या है, वन है। और जो पर्यावरण के लिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, अनुकूल नहीं है, यानी हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, यह वन अनुकूल नहीं है। तो हम लोग इन सारे चीजों को समझ रहे हैं। जैसा कि जो भी बच्चे होंगे, चैनल को देख रहे होंगे, उनसे मैं आशा करता हूँ कि जो मैं भी क्लास में जो भी टॉपिक लेके चलता हूँ उनको क्लियर समझ में आ रहा होगा। जो भी बच्चे हैं वो
राइट डाउन कर सकते हैं। हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, एक लास्ट क्लास होगा, उसके बाद ये आपका अपवाह स्वरूप यानी नदी, झील, ये सारा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जो भी राइट डाउन करना चाहते हैं वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस लेसन के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हम लोगों को अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाकर रखना चाहिए, हमें संसाधन को बचाकर रखना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी स्थिति में हमें पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ न हो। और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। टॉपिक है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, यानी अपवाह स्वरूप का ये लास्ट टॉपिक है। हम लोग देखते हैं कि नदी के संरक्षण के लिए सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। तो हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं कि भारत सरकार ने नदी संरक्षण योजना के तहत गंगा कार्य परियोजना को, यानी गंगा कार्य परियोजना को क्या किया, 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया। लेकिन हुआ क्या कि इसको बंद करना पड़ा, यानी ये योजनाएं उतना सिद्ध नहीं हो पाई, जिनके कारण हमें इस योजना को क्या करना पड़ा, यानी इस योजना को 31 मार्च 2000 ईस्वी में बंद कर दिया गया, यानी बंद करना पड़ा, यानी सरकार को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ा। यानी गंगा कार्य परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत 1985 ईस्वी में किया गया था, लेकिन 15 सालों के बाद इस योजना को क्या किया गया, यानी बंद करना पड़ा। यानी सफाई को देखते हुए, संरक्षण को देखते हुए बहुत सारे योजनाओं नदियों के लिए चालू किए गए और फिर क्या किया गया, उसको अभी भी बहुत सारी योजनाएं क्या कर रही है, हमारे नदी के बचाव के लिए, नदी के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। तो ये हमारा सरकार के द्वारा, यानी गंगा कार्य परियोजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और 31 मार्च 2000 ईस्वी को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे यहाँ भारत में अधिकांश मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बोले कि नदियों के प्रवाह, नदियों के जो प्रवाह के वजह से ही भूमि में आज जो भी हमारा भूभाग है, भूभाग का 40% भूभाग यानी जो भी है वह जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। जो भी हमारा भारत का जो क्षेत्रफल है और उसमें 40% भूभाग पे जलोढ़ मिट्टी है और वह पूरी भूभाग का, यानी पूरी भूमि का 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से, और जो नदी घाटी और बोल रहा है कि डेल्टा तथा तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो बोल रहा है कि हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूरा अध्ययन किया था। बोल रहा है कि जो नदी घाटी एवं डेल्टा तथा तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। पूछेगा, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है नदी घाटी, और यहाँ पे ये जो जलोढ़ मिट्टी है वह कहाँ कहाँ फैला होता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो नदी घाटी, डेल्टा प्रदेश एवं तटीय प्रदेशों में यह फैला होता है। अब जो होता है, जो नदियाँ होती हैं वो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी क्या किया जाता है, उस पर शुरुआत की जाती है। यानी बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब है कि वैसी परियोजना जो क्या होती है, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो योजना की शुरुआत की जाती है, उसी जो नदी पे शुरुआत की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। यानी बहुत सारे
इसी में सारा चीज, ये बहुउद्देशीय यानी बहुत और उद्देश्य मतलब कार्य, यानी बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास हुआ है और इस विकास के माध्यम से वहां पे पनबिजली तैयार की जाती है। नदियों पर क्या किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है और बांध के माध्यम से मछली पालन, वहां पे उसके बाद पनबिजली होता है, वहां से नहर निकाले जाती है, यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की जाती है। और बोल रहे कि बाढ़ पे नियंत्रण करने के लिए नदियों पे क्या किया जाता है, यानी जो भी बाढ़ आता है तो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे नदियों पर बांध बनाया जाता है। ये हम लोग मूवी के माध्यम से भी, जो आप लोग मोहनजोदड़ो मूवी आप लोगों ने देखा होगा, इसके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि बांध कैसे वहां पे नदियों पे बांध बनाकर और बाढ़ से गांव को बचाया जाता है। तो ये लगभग आपका जो अपवाद स्वरूप है ये लेसन कंप्लीट हो गया, यानी हम लोग आगे के क्लास में जलवायु पे हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो लेसन आपका 4 है, हम लोग लेसन 4 के माध्यम से जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।